जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बहुत मज़े में होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम क्लास 10 का जो चैप्टर 7 है, अध्याय 7, उसमें जो राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपका एक भी नंबर कहीं से न जाए। इसलिए हम जितना सारा इसमें पढ़ा दिया गया है सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे और एग्जाम टाइम में पढ़ाएंगे और आपको बोलेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसे लिख लीजिए। जीवन परिचय में जो ये फ्लो चार्ट है बच्चों, ये तो आपको एकदम अनिवार्य रूप से लिखना ही है और इसी से निरंतर रिवीजन करना है। निरंतर रोजाना पन्ना पलटना। अब इतना पढ़ने में आपको कितना समय लगेगा? मुश्किल से 1 मिनट लगेगा इसको एक बार रिवीजन करने में। और आप लगातार 10-15 दिन करते जाएंगे, आपको याद हो जाएगा। फिर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन रिवीजन कर लिया कीजिए और एग्जाम तक ऐसे देखते रहिएगा। बस समझ लीजिए हो गया। तो इसीलिए बच्चों हम कोई चीज़ छोड़ना नहीं चाहते हैं और इसलिए ये क्लास चैप्टर 7 राम नरेश त्रिपाठी का बच्चों ये जीवन परिचय हम आज पढ़ेंगे और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए हम ये इसका जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है बच्चों प्रारंभ करते हैं। और क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। आप सब अपने माता पिता के जो प्रसन्नचित्त चेहरे हैं उनको याद कर लीजिए। जब आप टॉप करेंगे तब उनका चेहरा कैसा प्रसन्नचित होगा वो अपने दिमाग में इमेजिन कर लीजिए पहले, क्योंकि जब माँ बाप की प्रसन्नता का इमेजिन करेंगे माइंड में तो बड़े ही लगन से पढ़ेंगे। लगन से पढ़ेंगे तो समझ लीजिए 1 से 2 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। चीज़ें आपको जो ये विस्तार से समझाएंगे ना बच्चों, तो ये चीज़ें आपको जो फैक्टेज हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टेज होते हैं, ये देखिए ये इम्पोर्टेंट ये फैक्टेज हैं सब, ये आपके दिमाग में बना रहेगा। इसीलिए आप अपने माता पिता के चेहरे को याद करते हुए चलिए प्रारंभ करते हैं सीखने सिखाने की प्रक्रिया, क्योंकि सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे। सबसे पहले आइए बच्चों फ्लो चार्ट पे ही फोकस करते हैं। पहला हम लोगों का यही टारगेट रहता है हमेशा जीवन परिचय में कि फ्लो चार्ट को पहले तैयार कर लिया जाए। तो देखिए बच्चों, ये आपको याद ही करना है, आप जानते हैं ना। और कॉपी में अभी के अभी उतार लीजिए मेरे साथ ही, आप मेरे साथ ही लग जाइए। कॉपी उठाइए, जो हमने बताया था कि कॉपी बना लीजिए। इसमें आप अभी से प्रारंभ कर दीजिए। जीवन परिचय लिखिए। यहाँ पर देखिए संक्षिप्त जीवन परिचय लिखा नहीं है। अब किसका लिखना है? जैसे यहाँ पर राम नरेश त्रिपाठी का लिखना है तो आप उनका नाम लिख दीजिए। अब देखिए बच्चों, राम नरेश जो त्रिपाठी थे, इनका जो जन्म कब था? 1881 में। कब हुआ? 1881 में। कहाँ हुआ? कोरईपुर, जौनपुर आपके उत्तर प्रदेश में है, जानते हैं ना। उत्तर प्रदेश में जौनपुर में हुआ था कोरईपुर। मृत्यु इनका बच्चों 1962 में प्रयाग में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? देखिए मृत्यु क्या कहते हैं, जन्म दोनों अलग अलग जगह पर हुआ है, उसको याद भी करना है आपको। तो बार बार रिवीजन, कुछ परेशान नहीं होना, बस रिवीजन पे फोकस करना। लिख के रख लीजिए और पन्ना पलटते रखिएगा। भुलाइएगा नहीं कि कॉपी में लिख के रख दिए पढ़ा है, नहीं। बस हर दूसरे दिन हर सुबह उठिए, पन्ना पलट लीजिए एक नज़र। ऐसे सारे जीवन परिचय, जितने जीवन परिचय हमने लिखाए हैं पिछले 6 लोगों का, और फिर ये 7वें हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो ऐसे याद करो। प्रमुख रचनाएं बच्चों, ये इतना सारा लिखा हुआ, पर आपको कम से कम 2 से 3 रट लीजिए। अब चूंकि ये पूरा जब पढ़ेंगे ना तो आपको 2-3 तो स्वाभाविक रूप से याद ही रहेगा। अगर आप इतना सारा बीच बीच में रिवाइज करते रहेंगे तो जो 2-3 रहेगा वो आपको स्वाभाविक रूप से याद ही रहेगा बच्चों। तो आइए इनको अलग अलग पढ़ लेते हैं। इनका क्या है? रचनाएं: मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, हे प्रभु अन्नदाता, कविता कौमुदी, ग्राम्य गीत, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, आलोचना है ये एक प्रकार का। उसके बाद में वीर वीरांगना प्रेमलोक, महात्मा बुद्ध और उनके अशोक, फूल रानी आकाश की बातें, फूल रानी आकाश की बातें, सुभद्रा, स्वजनों के चित्र, कहानी संग्रह। अब बच्चों ये जो हम अंडरलाइन कर दिए हैं, इसमें से जो आपको ज्यादा आसान लगे, याद हो जाए आसानी से, आप 2 से 4 बार पढ़ते रहेंगे तो कुछ चीजें तो अपने आप याद हो जाएंगी। जैसे ये देखिए, मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी, आगे ही इतना सारा याद हो जा रहा है। सुभद्रा, स्वजन, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध तथा उनके अशोक, तुलसी गोस्वामी तुलसीदास, ऐसे वीरांगना देखिए जो छोटे छोटे हैं उसको पहले याद कर लीजिए। अभी पुरस्कार से सम्मानित भी हुई हैं। कौन सा पुरस्कार मिला है बच्चों? तो इनको हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला है। राम नरेश त्रिपाठी को हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और बोली इनकी कैसी थी बच्चों? तो देखिए,
इनकी बोली खड़ी बोली भी थी, हिंदी थी और उर्दू भी लिखते थे, उर्दू में भी इन्होंने लिखा है। और शैली तो वर्णनात्मक थी बच्चों और उपदेशात्मक थी। इनकी आप रचनाएं जब पढ़ेंगे तो उसमें उपदेश और वर्णन मिलेगा तमाम चीजों का। तो आइए बच्चों, इस चीज को हम याद करने के लिए इनके विस्तार से इनके बारे में समझ लेते हैं। विस्तार से समझेंगे तो मस्तिष्क पटल पर काफी समय तक बना रहेगा, क्योंकि रिवीजन भी करते रहेंगे और चीजें ये सुने रहेंगे। और इस वीडियो को 2 से 3 बार सुन भी लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि बीच बीच में सुन लीजिएगा। प्लेलिस्ट में ये सब प्लेलिस्ट में इकट्ठा कर देने बच्चों, आपको ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप देखिएगा, लिंक ढूंढिएगा प्लेलिस्ट में, सब सारी वीडियो सीरियल वाइज मिलेंगे आपको। तो आइए बच्चों, प्रारंभ करते हैं इनके बारे में और विस्तार से जानने के लिए। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म बच्चों 4 मार्च, देखिए 1 मिनट बच्चों, जस्ट 1 मिनट, देखिए थोड़ा सा इसको सही कर लें। अब आइए प्रारंभ करते हैं। ये जो राम नरेश त्रिपाठी का जन्म है ना बच्चों, ये 4 मार्च 1881 को जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कोरईपुर, देखिए बच्चों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरईपुर में एक साधारण कृषक परिवार में अर्थात किसान परिवार में हुआ था इनका जन्म। राम नरेश त्रिपाठी का जन्म किसान परिवार में होता है। ये सारी चीजें ऐसे लिखना पड़ेगा बच्चों आपको। पहले तो फ्लो चार्ट तो आपको ऊपर बनाना ही है एग्जाम के पेपर में। एग्जाम की जो कॉपी है वो फ्लो चार्ट ही सबसे पहले ऊपर बनाना है बच्चों। ये हम आपको एग्जाम टाइम में लिख के भी दिखाएंगे कि कैसे कैसे लिखना है। और अभी आप अपने कॉपी में अपने हैंड राइटिंग में लिख के इसको याद करते रहिए। घर के धार्मिक वातावरण तथा पिता की परमेश्वर भक्ति का पूरा प्रभाव बालक राम नरेश पर प्रारंभ से ही पड़ा। स्वाभाविक सी बात है बच्चों, जो हमारे घर का जैसा भी माहौल रहेगा उसका प्रभाव तो हमारे ऊपर पड़ेगा ही। आइए देखते हैं बच्चों, केवल 9वीं कक्षा तक स्कूल पढ़ने में के पश्चात इनकी पढ़ाई छूट गई। बाद में इन्होंने स्वाध्याय, देखिए बच्चों स्वाध्याय मोस्ट इंपॉर्टेंट है चीजें। स्वाध्याय करके हम क्या क्या नहीं सीख सकते हैं। देखिए हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, गुजराती का गंभीर अध्ययन, खूब अध्ययन किया अपने मन से। किताब मंगाए और घर ही पे बैठ के खूब पढ़े माता पिता से और से पूछ के घर ही पे खूब पढ़े। फिर उसके बाद में साहित्य साधना को ही अपना जीवन का लक्ष्य इन्होंने बना लिया। और 16 जनवरी 1962 को इनका स्वर्गवास हो जाता है बच्चों। आइए थोड़ा सा ऊपर करके और विस्तार से इनके बारे में जानते हैं। त्रिपाठी जी मननशील, विद्वान तथा परिश्रमी थे। ये द्विवेदी युग के किस युग के थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है 1 नंबर में कि त्रिपाठी जी किस युग के कवि थे। दे देगा द्विवेदी युग और आधुनिक युग, छायावादी युग, इस तरह से 2-3 युग दे देगा, शुक्लोत्तर युग। तो आपको लिखना रहेगा द्विवेदी युग। उन साहित्यकारों में हैं जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक रहकर अपनी मौलिक प्रतिभा से साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। अर्थात जो द्विवेदी युग के मंडल थे, मंडल अर्थात बच्चों जो द्विवेदी युग के तमाम सारे कवि थे उन सबको मिला के एक मंडल कहा जाता था। तो उनसे कह रहे हैं कि जिन्होंने द्विवेदी मंडल के प्रभाव से पृथक, मतलब उनसे अलग रहकर अपनी खुद की मौलिक प्रतिभा, अपनी जो खुद की उनकी प्रतिभा थी उससे साहित्य के क्षेत्र में कई कार्य किए। और उसके बाद त्रिपाठी जी स्वच्छंदतावादी भी थे। ये लोकगीतों के प्रथम संकलनकर्ता थे, अर्थात इन्होंने लोकगीतों का संकलन किया। सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ किया किस चीज का? जो लोकगीतें होती थी छोटी छोटी, उनको एक किताब में एक शीर्षक नाम से कई गीतों का संकलन प्रारंभ किया। किस चीजों का? लोकगीतों का सबसे पहले इन्होंने ही प्रारंभ किया। फिर आगे कहते हैं काव्य, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना तथा लोक साहित्य आदि विषयों पर इनका पूर्ण अधिकार रहा। त्रिपाठी जी आदर्शवादी भी थे। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवयुग का संकेत है। इनके द्वारा रचित पथिक मिलन नामक खंड काव्य अत्यंत प्रिय है, अत्यंत लोकप्रिय है बच्चों। फिर देखिए इनकी रचनाओं की विशेषता कि उनमें राष्ट्र प्रेम और मानव की सेवा, मानव की उत्कृष्ट भावनाएं, मानव सेवा की उत्कृष्ट भावनाएं बड़े सुंदर ढंग से चित्रित किए हुए थे इन्होंने अपने कविता में, कहानी में। इसके अतिरिक्त भारतवर्ष की प्राकृतिक सुषमा और पवित्र प्रेम के सुंदर चित्र भी इन्होंने अपनी कविताओं में चित्रित किए हैं।
आगे देखिए बच्चों, प्रकृत वर्णन के क्षेत्र में, प्रकृत वर्णन के क्षेत्र में त्रिपाठी जी का योगदान उल्लेखनीय है। इन्होंने प्रकृति को आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों में ग्रहण किया है। इनकी प्रकृति चित्रण की विशेषता यह है बच्चों कि जिन दृश्यों का वर्णन इन्होंने किया वह इनके स्वयं के देखे थे। ये वहां पर स्वयं गए, घूमे, टहले, देखे, स्वयं देखकर वहां के दृश्य का अनुभव किया और तब लिखा। तो देखिए बच्चों, अब आगे क्या क्या रचनाएं लिखी हैं। देखिए मुख्य रचनाएं, पथिक, यही याद कर लीजिए। देखिए बच्चों, छोटा छोटा है ना, पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, राम नरेश त्रिपाठी, पथिक, मिलन, स्वप्न, मानसी, राम नरेश त्रिपाठी, ऐसे बार बार रिपीट करेंगे बच्चों। एक दिन में 2 बार, एक टाइम उठाए 2 बार रट लिए, फिर शाम को उठाए फिर 2 बार रट लिए, फिर सुबह, ऐसे 1 हफ्ते में आपको एकदम रट्टा हो जाएगा, जुबान पे आ जाएगा चीजें। जैसे आपका नाम आपकी जुबान पे आएगा राम नरेश त्रिपाठी, आप उनकी रचनाएं फटाफट आती जाएंगी। तो ये जो स्वप्न है बच्चों, ये एक ऐसी विधा है, तो ये खंड काव्य है। और मानसी अस्फुट कविता है, अर्थात छोटे छोटे कविता का एक संग्रह है मानसी नाम से। आगे फिर बच्चों कविता कौमुदी 8 भाग में है, मतलब इसका 8 पार्ट है अलग अलग। और ग्राम्य गीत संपादित हुई है। और बच्चों ये देखिए, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, आप देखिए, अब थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा बच्चों, थोड़ा आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, गोस्वामी तुलसीदास और उनकी कविता, ये एक आलोचना है। आलोचना हमने पहले आपको समझा दिया है बच्चों, एक बार फिर बता देते हैं कि आलोचना किसे कहते हैं। हम जब किसी कहानी या किसी फिल्म या किसी कोई भी चीज हो, उसके अच्छे और बुरे दोनों पक्ष को लें, मतलब उसकी अच्छाई भी बताएं, जैसे किसी की व्यक्ति की तारीफ भी करना तो उसमें अच्छाई भी बताएं और उनकी कमियों को भी बताएं, तो उसी को आलोचना कहते हैं। त्रिपाठी जी की भाषा खड़ी बोली थी, पहले भी बता दिया। उसमें माधुर्य और ओज, उनमें क्या था, माधुर्य भाव था और ओज भाव था। कहीं कहीं उर्दू भी प्रचलित शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया, इसलिए उर्दू भाषा शैली के भी ये क्या कहते हैं, जानकार थे। और उसके बाद में देखिए बच्चों, शैली इनकी कैसी है। शैली इनकी एकदम सिंपल साधारण, देखिए, सरल, स्वाभाविक और एक मिनट, देखिए, सरस, स्वाभाविक और प्रवाह पूर्ण है। और इनकी शैली 2 रूपों में प्राप्त होते हैं बच्चों, वर्णात्मक और उपदेशात्मक, अर्थात वर्णन भी किए होंगे और उसमें उपदेश भी कुछ मिलेगा हमको। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर स्वदेश प्रेम कविता जो है राम नरेश त्रिपाठी की कृत स्वप्न खंड से लिया गया है। देखिए स्वप्न खंड, ये खंड काव्य है ना, ये देखिए यहाँ पर स्वप्न खंड एक खंड काव्य है, तो वहीं से ये स्वदेश प्रेम कविता ली गई है। स्वदेश प्रेम क्या है बच्चों, तो कविता है। फिर उसके बाद, जिससे स्वदेश पर मर मिटने की प्रेरणा प्रदान की गई है। कवि ने भारत के वीरों को संबोधित करते हुए अपने प्राण त्याग कर भी भारत माता की रक्षा करो ऐसा कह रहे हैं। तुम मृत्यु से निर्भय होकर भारत भूमि की रक्षा करो। देश प्रेम से ही आत्मा और मानवता का विकास होता है। अगर हम अपने देश को प्रेम करेंगे तो हमारी आत्मा और जो हमारे अंदर आत्मा में मानवता रूपी इंसान है, इंसान में मानवता जो है उसका डेवलपमेंट और अधिक हमारे अंदर मानवता बढ़ेगी। ऐसा ये इनका जीवन परिचय आज ये है बच्चों। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम अपने क्लास को समाप्त करते हैं। और अगर कुछ समझ में ना आया हो या और अगली वीडियो ना आया हो बच्चों, तो आप कमेंट कर सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स बना होता है ना, आप अवश्य कमेंट करें। समझ में आए चीजें तो भी, ना समझ में आए तो भी बताएं बच्चों, क्योंकि आपको अवलोकन करके ही तो आगे हम आपको सुधार फिर करेंगे, कुछ और नए तरीके से बताएंगे। और हमें ऐसे तो लगेगा आप सबको समझ में आ रहा है, जब आप बताएंगे कि मैम ये चीज ऐसे है या ये चीज अच्छा लगा, तो हम उस पर फिर आगे काम करेंगे, आगे और बेहतरीन आपको वीडियो मिलती जाएंगी। और बच्चों, हमारा जो लक्ष्य हिंदी क्लासेज चैनल है ना, इसको सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें बच्चों। ओके बच्चों, तो इन शब्दों के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद बच्चों।